Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series by Winning Edge. आज की वीडियो में we are going to talk about direct and inverse relations. ये बहुत ही important chapter है RIMC exam preparation के लिए और इसमें हम देखने वाले हैं unitary method. We are also going to talk about time and work and we'll also talk about time and distance. So ये तीनों चीज़ें हम इस chapter के अंदर इस topic के अंदर cover करने वाले हैं. So without getting any delayed, let's get started. So सबसे पहले let me tell you what are direct variations and what are inverse variations. सबसे पहले हम समझेंगे what is the meaning of the word variation. Variation word का मतलब क्या होता है? Variation means something which is changing. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो change हो सकती है उसे क्या बोलेंगे? वो variable है, वो variate कर रही है. ठीक है, उसमें variation show हो रहा है. Alright? So let's say I have a number like 6x. Okay, 6 is a constant number but x is a variable because जब भी हम किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 2 2000 3000 -1 -2 anything it can come, right? So it is variable, its value is not fixed, है ना? तो वैसे ही हम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, जो फिक्स नहीं है. ठीक है, सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट डायरेक्ट वेरिएशंस. डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल क्या है हमारे पास? लेट्स से हमारे पास कोई x क्वांटिटी है चिल्ड्रन, ठीक है, और हमारे पास कोई y क्वांटिटी है. अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ. जैसे x मान लो हमारे पास पेट्रोल है. व्हाट इज दिस? पेट्रोल. एंड व्हाट इज y? y इज कार. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू थिंक? दिस इज अ रिवर्स केस. अगर पेट्रोल का प्राइस अप जाएगा, व्हाट विल हैपन? Will this what you call it, sale of cars also go up? No, it will go down. So ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन लेके चले जाते हैं, ये नहीं लेके जाना है. ठीक है, हमारे पास क्या है? लेट्स से कोई चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है. लेट्स से हमारे पास कोई क्वांटिटी अप जा रही है, ठीक है, उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी अप जा रही है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे. मतलब एक की चीज वैल्यू बढ़ने से दूसरे की भी बढ़ी, या फिर एक की वैल्यू घटने से दूसरे की भी घटी. ठीक है, सो दिस वन चिल्ड्रन विल बी अ केस ऑफ डायरेक्ट एंड दिस वन विल बी केस ऑफ इनडायरेक्ट. अब ये क्या है? एक में चेंज होने के कारण, एक में वेरिएशन होने के कारण दूसरे में वेरिएशन हो रहा है. सो दिस इज व्हाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. This is example of inverse variation. This is example of direct variation. I hope आपको ये पॉइंट समझ में आ गया. Now I'll give you one sample question on this, जिसके बेसिस पे हम इस चैप्टर को समझने की और कोशिश करेंगे. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है चिल्ड्रन? देखो, here a table is given to us जिसमें दो क्वांटिटीज x और y क्वांटिटी गिवन है. ठीक है, उनकी वैल्यूज दे रखी हैं. अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड वेदर x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल शो कर रहा है, इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल शो कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है. सो ये बहुत ही ईजी है. आप क्या करोगे? पहले मान लो ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, तो x1 अपॉन y1 लिखेंगे, दैट इज 30 अपॉन 36. दिस लेट दिस बी x1, दिस बी y1. सिमिलरली हम निकालेंगे x2 अपॉन y2 और हम आगे x3 y3 x4 y4 निकालेंगे. अब 30 और 36 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? वी कैन डिवाइड इट बाय 3. ठीक है, 3 10s are 3 12s are, this can be cut by 2, so 2 5s are 2 6s are, so 5/6 आ गई इसकी वैल्यू. ठीक है, दूसरे वाले की चेक करते हैं. x2 y2 में हमारे पास क्या है? 20 अपॉन 30, 20 upon 30 which means 2/3. Clearly these are not showing the same proportion, so this is not in direct variation, but still for the exam purpose आपको x3 upon y3 and x4 upon y4 भी निकाल के बताना है. ठीक है, so that's a very easy question. आपको बस respective ratios निकालने हैं. If the ratios are coming same then they are in direct variation. अगर ratio different आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5/6 and 2/3, it means they are in different proportion. Alright, now let's move on to next question. So another example like this. ठीक है, I'll draw a table for you here. So again हमारे पास let's say similar quantities हैं x and y, but this time let's make it little different. Let's take it as p/q. ठीक है, p/q ले लिया हमने. Let's make 4 parts of this table. ठीक है, इसमें I'm taking 6, in this one I'm taking it 72.
ठीक है। इसमें इट इज x, यहाँ 60 ले लेते हैं, यहाँ पे y, here we have 96 एंड यहाँ पे हमारे पास 30 और z है, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको डेटा गिवन है ये ऑलरेडी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है, दैट इज इट इज शोइंग अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें क्या फाइंड करना है, इसके बेसिस पे हमें x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है। सो अगेन हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि P1/Q1 शुड बी इक्वल टू P2/Q2, P3/Q3, P4/Q4, सबके रेशियोज बराबर होने चाहिए। अगर वो किसका एग्जांपल है, डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है ना, विच मीन्स 6/72 चिल्ड्रन शुड बी इक्वल टू x/60। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल आएगी, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो 60 को इधर ले जाओ, 6 एनीवे 6 12 is 72 है ना, 60 इधर आ जाएगा, इट विल बिकम 60/12 इक्वल्स टू x एंड x की वैल्यू वी गेट एज 5। सिंपल। Once you have got the value of x, we need to find out the value of y. So x की जगह हम 5 लिखते हैं अपॉन 60 इक्वल्स टू y अपॉन 96। I hope you are understanding, ठीक है। 5 1s are 5, 12s are, right? Now 96 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे है, this is equal to y. Now we clearly know that 12 8s is what? 96, 1s are 8s are. So y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। Now once you have got the value of y, we'll find out the value of z. अब z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो y की जगह क्या लिखेंगे, 8/96 equals to 30/z. So I'm writing it down here. 8/96 equals to 30/z. So यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z ऊपर चला जाएगा, it will be 30 into 96/8, ठीक है। 8 1s are 8, 12s is 96, ठीक है, 12 3s is 36, so this becomes 360, okay. So these are the respective values of x, y and z. I hope आपको ये टाइप के क्वेश्चन समझ में आएंगे जहाँ पे हमें वेरिएबल्स की वैल्यू भी निकालनी है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सेज कि 15 मीटर क्लॉथ का कुछ प्राइस दे रखा है। लेट्स सी क्या प्राइस दे रखा है। प्राइस जो हमें यहाँ पे दे रखा है, इट इज 1940 रुपीज, ओके। सो 15 मीटर क्लॉथ का इतना कॉस्ट है, राइट। व्हाट इज ही आस्किंग अस, ही इज आस्किंग अस हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम काइंड कैन बी ब्रॉट फॉर रुपीज, the amount given is 4656, कि 4656 रुपीज में ऐसे कितने मीटर क्लॉथ आ जाएंगे, ठीक है। Now we are going to apply the concept of direct variation, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। Here we'll write down the cloth, ठीक है। Here we'll write down the cost. This is in rupees and this is in meter. So 15 मीटर क्लॉथ है ना, कॉस्ट कितनी है इसकी, द कॉस्ट गिवन इज 1940, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास क्लॉथ कितने मीटर निकालना है वो हमें नहीं मालूम, तो उसे x मान लेते हैं, ठीक है। और व्हाट इज द कॉस्ट गिवन टू अस, इट इज 4656, राइट। नाउ क्लियरली वी नो व्हाट टू डू, दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू दिस रेशियो बिकॉज इट्स फॉलोइंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। इट मीन्स 15/1940 equals to x upon 4656. Yes children, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से I'll erase the 4656 इधर आ जाएगा, so 4656 comes this side, ठीक है। Now what we need to do, we need to solve this out, ठीक है। इसको solve out कर लेते हैं and on solving children, this is going to give us a value of 36 meters. ओके, सो यहाँ पे बहुत ही सिंपली हमने कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इसे अप्लाई करने में मुश्किल हो जाती है, यूनिटरी मेथड में वन लाइन वो अप डाउन कर देते हैं, इसको इसके साथ करना है, कितने टाइम्स हो जाएगा एंड ऑल दैट। आप सिंपली ऐसा एक टेबल बनाओ और उसमें वैल्यूज पुट करो एंड आपको पता है दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू दिस रेशियो। दैट्स वेरी सिंप्लीफाइड देयर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। So see what the question we have.
question I have, it says that is there is a train which is moving with a uniform speed, all right. Uniform speed मतलब equal distance in equal time, ठीक है. और uniform speed इसने जो हमें दे रखी है, it is given as 120 kilometers per hour, ठीक है. After that it goes on to say how far will it travel in 36 minutes. कितना दूर distance travel कर पाएगी ये in 36 minutes. This is what I need to find first. ठीक है. सो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं. सो क्लियरली हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये जो है 120 किलोमीटर्स है, ये 60 मिनट्स में, 1 आवर मीन 60 मिनट्स, राइट. सो वी कैन से 60 मिनट्स में हाउ मच डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग, 120 kilometers. In 1 minute, tell me, will it travel more distance or less distance than 120? Obviously less distance. Less करने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है. 120 divided by 60. So this gives you 2 kilometers per minute, right? अब उसने क्या पूछा है कि 36 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगी. अभी भाई 1 मिनट में 36 एक मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो 36 मिनट्स में दुगना ट्रैवल करेगी. 36 मिनट्स में क्या हो जाएगा, 2 into 36 which is 72 kilometers. I hope you have understood the first part. Now let me take you to the second part. Okay, so second part क्या कहता है, let's see. Second part says in how much time will it cover 210 kilometers. कि कितनी देर में 210 kilometers वो कवर कर पाएगी. Time you have to find, when distance is how much, 210 kilometers. Yes. अब हमें क्या पता है, 1 minute में how much is it traveling? In 1 minute it is traveling 2 kilometers, है ना. यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 2 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 मिनट लग रहा है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, आधा मिनट लगेगा. For every 1 kilometer that the train has to travel, it will take half minute. 210 kilometers करने के लिए 210 का हाफ कर दो. 210 into 1/2, which is 105 मिनट्स, जिसको आप बाद में आवर में चेंज करके मिनट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है. सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, इवन दो वी हैव नॉट यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, स्टिल वी हैव बीन एबल टू डू इट विद द कांसेप्ट ऑफ डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, ठीक है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. अब नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम बात करेंगे इनवर्स वेरिएशन के बारे में. इनवर्स वेरिएशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको ब्रीफ में समझा चुका हूँ. नाउ लेट्स सी हाउ वी डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनवर्स वेरिएशन. सबसे पहले इनवर्स वेरिएशन क्या होता है कि भाई एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है. दिस इज द कॉन्सेप्ट इट फॉलोज, राइट. अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन कैसा दे रखा है, एक्स वाई वाले फॉर्मेट में ही दे रखा है, ठीक है. लेट्स से दिस इज एक्स, ठीक है, दिस इज वाई, और मान लो इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. अब इसमें वैल्यूज लेट मी पुट लाइक 2, 32, 4, 16, 8, 8, ठीक है. नाउ फॉर इट टू बी इन इनवर्स proportion or in inverse variation, it has to follow a condition unlike the direct variation. इसमें चलता है x1 into y1 कि भाई x1 y1 का जो प्रोडक्ट है should be equal to x2 y2 which should be equal to x3 y3, और अगर 4 भी है तो वो भी काउंट होगा, ठीक है. वहाँ पे क्या था, x1 upon y1 should have been equal to x2 y2. यहाँ पे x1 y1 equals to x2 y2 equals to x3 y3. अब let's verify this. So यहाँ पे 2 into 32, यहाँ पे 4 into 16, और यहाँ पे 8 into 8. So clearly ये सारी वैल्यूज क्या है, देखो 2 into 32 is also 64, 4 into 16 is also 64, 8 into 8 is also 64. So ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, which means this question is a clear example of inverse proportion or inverse variation. So direct variation में आप क्या करोगे, x1 upon y1 equals to x2 upon y2, ये concept follow करना है. और inverse variation में आपको क्या follow करना है, x1 into y1 equals to x2 into y2. In this format you have to take your quantities and solve the questions based on the same concept and principle. Alright, now let's see the next kind of example which will help us understand this chapter in more depth.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, लेट्स सी व्हाट इज इट। यहाँ पे अगेन हमें दो क्वांटिटीज पी और क्यू दे रखी हैं, ठीक है, उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज दे रखी हैं। नाउ इट हैज बीन टोल्ड टू अस कि ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है या इनवर्स वेरिएशन में। And what are we asked to find out? We are required to find out the value of x, the value of y and the value of z. So clearly हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम इनके values को put down करने वाले हैं। That is 8 into 2.5 का जो भी आंसर होगा should be equal to what? Should be equal to 2 into x. I hope that's very simple to you, है ना? अभी इन values को हम डायरेक्ट ही काट सकते हैं। देखो 2 1s are 2 and 2 4s are 8, ठीक है। सो 4 into 2.5 is what? 10. सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? x की वैल्यू 10 आ गई, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट 2 into x। x की वैल्यू कितनी है? 10 इक्वल्स टू y into 5। अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है। नाउ दिस कैन क्लियरली कट इट। 5 1s are 5, 5 1s are 5 and 5 2s are 10, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या हो गई? 2 2s are 4। I hope that's very simple for you. अब लास्टली क्या है हमारे पास? We have y into 5 equals to 10 into z. So सबसे पहले हम क्या टर्म्स कट कर सकते हैं? देखो 5 1s are 5, 2s are, right? अभी 2s are हो गया, उसके बाद y क्या हो जाएगा? y will be 2 into z। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? हमें तो y की वैल्यू इटसेल्फ निकालनी थी। तो y की वैल्यू 4 पुट करते हैं और 2 इधर आ जाएगा एंड दिस इज z। सो z की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, because 2 2 is 4, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। वेरी वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ आफ्टर दिस आई विल पिक अप अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, जिसमें वर्कर आवर वाला कॉन्सेप्ट होता है, वैसा वाला हम एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। So the question which I have with me here, it says, I'll read out the question for you. It says if 78 men can do a work in 140 days, कि हमारे पास 78 men हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं कितना? 140 days में, okay. What are we required to find out? In how many days will 42 men do the same work? In how many days 42 men will do the same work? Now first you need to understand ये concept किसका है, ये direct variation है, inverse variation है। See, अगर number of men बढ़ गया, जो काम करने वाले लोग हैं उनका number ज़्यादा हो गया, तो obviously जल्दी काम खत्म हो जाएगा, तो number of days will decrease, right? And if the number of men has decreased, जो कि हमें obviously दिख रहा है 78 से 42 आ गया है, तो अब obviously ज़्यादा time लगने वाला है उन्हें काम करने में, so your answer must be greater than 140 days, ठीक है। That's one hint for your calculation, ठीक है। अभी I'll draw one table here, ठीक है, which will help us understand it better. Okay. In this part, in the above part, let me put number of workers or number of men, ठीक है, and here let's put number of days, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है? 78 men हैं जो कितना days ले रहे हैं? 140 days ले रहे हैं, right? And on the other hand, we have 42 men जो कितना days ले रहे हैं? Let's say they are taking x days. Now let us find out the variation here. Clearly हमारे पास क्या है? देखो इन दोनों चीज़ों को हमने multiply करना है. So we will get 78 into 140 equals to x into 42. Okay. So यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x will be equal to what? 78 into 140 upon 42, ठीक है। Let's cancel out these terms. So we'll go out with 2, okay. 2 21s are 42, है ना, and 2 3s are and 2 9s are, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है? This can again go by 3, 3 7s are 21 and 3 13s are, ठीक है। Now what are we left with? We are left with 13 into 140 upon 3. 13 into 140 upon 3. Now let's solve this out. We'll have to multiply it so that we can get a proper answer here. On calculation, children, this should give you 260 days. Okay. So that's here for this question. And now let us look on to next question.
तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन सिमिलर है टू प्रीवियस क्वेश्चन विच वी हैव जस्ट स्टडीड। अब ये क्वेश्चन कहता है इट सेज कि 72 men can do a piece of work in 25 days. 72 men can do a piece of work in 75 days. Sorry, 25 days. ठीक है. Now what is he asking us? Let's see. He's asking us in how many days will 30 men do the same work? कितने days में 30 men same काम करेंगे? So what are we going to do? We are going to make a table again. Okay. So here we'll put down the values. Values क्या है हमारे पास? One is for the men and the other is for number of days. जब 72 men है तो number of days is 25, ठीक है. जब 30 men है तो number of days is x, है ना. अब इसको inverse proportion में solve करते हैं. 72 into 25 should be equal to 30 into x. Now x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x will be 72 into 25 upon 30. Now we can cut it out by 5. 5 6 are 30, 5 5 are 25, है ना? और 6 1 are 6 and 6 12 are 72. 12 into 5 what? 60. So x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 60 डेज आ गई. तो 30 men को काम करने के लिए 60 डेज लगेंगे. Obviously the number of men has come down, तो number of days should go up. So that's the basic principle here. आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने में को मिलेंगे. उन सभी क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट यूज करना है. You will definitely get your answer correct there. Okay. Now let's move on to next question. अब चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो है बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, और स्पीड डिस्टेंस टाइम. अगेन यहाँ पे हम इनवर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है. अभी इस क्वेश्चन में क्या है, इट सेज दैट अ कार ट्रैवल्स 6 hours, ठीक है, when the speed is 50 kilometers per hour. Okay, how much time will it take when it is traveling at a speed of 75 kilometer per hour? अब हम क्या करेंगे, इसे टेबल फॉर्मेट में डाल देंगे. आई हैव ऑलरेडी पुट इट डाउन फॉर यू. स्पीड एंड टाइम. व्हेन स्पीड इज 50 द टाइम टेकन इज 6 hours. व्हेन स्पीड इज 75 वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम. नाउ क्लियरली यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको भी समझ में आ रहा होगा कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 6 घंटे लग रहे हैं. अब हम उससे बढ़ा के 75 कर रहे हैं तो टाइम कम आना चाहिए, ठीक है. सो योर आंसर शुड बी लेस देन 6 hours. Now let's apply the concept of inverse variation, which means speed into time would be equal to speed in time of other side, right? That is 50 into 6 should be equal to 75 into x. x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 50 into 6 upon 75. Now let's cancel this out. Clearly देखो आपको पता है 25 3s is 75, 25 2s is 50, है ना. Then 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 2s are 4. So x का वैल्यू कितना आ गया चिल्ड्रन? x का वैल्यू आ गया 4 hours. ठीक है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा स्पीड डिस्टेंस टाइम का, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है. सिंपली हमने क्या करा, इनवर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है. सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू. और इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी से क्वेश्चन कर लूँगा. क्या क्वेश्चन है? इट सेज 3 men and 4 boys, मतलब 3 आदमी और 4 लड़के, ठीक है. 3 men and 4 boys कैन कंप्लीट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन 28 days. अब ये लोग मिल के काम कितने दिन में कर पा रहे हैं? They are able to do the work in 28 days, ठीक है. Whereas 4 men and 6 boys, अगर कितने men आ जाएं, 4 men आ जाएं और 6 boys आ जाएं, तब वो काम कितने दिन में कर पाते हैं? Then they are able to do the same work in 20 days, ठीक है. अभी आपको पहले इतनी बात समझ में आनी चाहिए. 3 men 4 boys 28 days में कर रहे हैं. 4 men 6 boys 20 days में कर रहे हैं, कम दिन में कर रहे हैं, ठीक है. फाइंड नंबर 1. According to the amount of work done, 1 man is equivalent to how many boys? वो पूछना चाह रहा है कि एक मैन कितने बॉयज जितना काम कर पा रहा है, ठीक है. That's what is the purpose of asking whether 1 man is able to do a work equivalent to 2 boys or 3 boys or 4 boys, or what is the number. Second part में what is he asking us? The number of days required by 7 men and 6 boys to complete the same work.
कि अगर 7 मेन और 6 बॉयज आते हैं तो कितने दिन में वो ये काम फिनिश कर पाएंगे, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिकोड द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू अस, ठीक है, एंड देन वील प्रोसीड फॉरवर्ड। नाउ इन 28 डेज चिल्ड्रन, यू नो कि 28 डेज में द नंबर ऑफ मेन एंड बॉयज इज 3 मेन प्लस 4 बॉयज, ठीक है। अब अगर मैं हर दिन की बात करूं, हर दिन 3 मेन और 4 बॉयज काम कर रहे हैं, है ना। सो इफ आई टॉक अबाउट 28 डेज, सो 28 डेज में 28 टाइम्स 3 मेन प्लस 4 बॉयज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, विच गिव्स यू 84 मेन प्लस 112 बॉयज ना, कि भाई एक दिन में इतने आदमी और इतने लड़के काम कर रहे हैं, तो 28 डेज में उतना 28 टाइम्स हो गया, मतलब लोग तो उतने ही है, लेकिन अगर हम काउंट करना चाहें कितने लोगों का काम हुआ है तो इतने सारे लोगों का काम हो गया 28 डेज में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट। नाउ 20 डेज वाला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, सॉरी केस क्या है, 20 डेज में ही इज टेलिंग अस द सेम अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 4 men and 5 boys, right? 6 boys, I'm sorry. 4 men plus 6 boys, that's the value given to us, है ना। अभी एक दिन में 4 men 6 boys काम कर रहे हैं, 20 डेज में कितना टाइम्स हो जाएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा। So we'll put it 20 4 men plus 6 boys, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 into 4 is 80 men plus 120 boys. Now उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, यस, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वर्क डन 1 man is equivalent to how many boys? In that case children, what do? We equate this number of people to this number of people, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको हमेशा नंबर ऑफ मेन है या वुमेन है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, कैसा भी है, ठीक है, आपको इन्हें इक्वेट करना है, ठीक है। सो आई विल रब आउट दिस पोर्शन एंड I'll put it down here. So I have 84 men के लिए हम लिख रहा हूँ मैं बस, ठीक है, plus 112 boys, which should be equal to what? 80 men plus 120 boys, ठीक है। अब नाउ मेन के साथ मैन ही ऐड हो सकते हैं, बॉयज के साथ बॉयज ऐड हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे विल फॉर्म लाइक टर्म्स। 84 में से 80 माइनस कर देंगे, 84m माइनस 80m, which will be equal to 120b minus 112b, ठीक है। Let me erase this part for you. अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, देखते हैं सॉल्व करके से। 84 में से 80 गया, 4 men is left, 120 में से 112 गया, 8 boys is left, है ना। और 1 man की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 8 boys upon 4, that gives you 2 boys. So 1 man is equivalent to the work of 2 boys. मतलब 2 boys जितना काम करेंगे उसके इक्विवेलेंट 1 man काम कर सकता है। सो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है, which was asked if the amount according to amount of work done 1 man is equivalent to how many boys. That's what we have found out. सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, देखो सेकेंड पार्ट, I'll erase this first. सेकेंड पार्ट हमसे पूछता है the number of days required by 7 men and 6 boys to complete the same work, कि भाई 7 men और 6 boys को काम करने में कितने दिन लगेंगे। 7 men plus 6 boys कितने दिन में काम करेंगे। अब नाउ वी नो कि 7 men अगर हमारे पास हैं तो we can equate it to number of boys also, because 1 man 2 boys के बराबर है, तो 7 men में क्या हो जाएगा, 7 into 2 boys plus 6 boys, 7 2s are 14 and 14 plus 6 will give you 20 boys. So basically he is asking कि भाई 20 लड़कों को ये काम करने में कितने दिन लगेंगे, right? Now if we give the previous case was 3 men plus 4 boys were able to complete their work in 28 days. That was the condition, है ना। अब मैं 3 men की जगह
6 boys लिख सकता हूँ because 1 man is equivalent to 2 boys. 3 men means 3 into 2 boys plus 4 boys, which is how much? 10 boys can do the work in 28 days. वैसे तो ये ओरल है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि भाई अगर 10 लड़के 28 दिन में काम कर रहे हैं तो 20 लड़के उसका आधे दिन में काम कर देंगे, मतलब 14 डेज में कर देंगे, ठीक है. बट लेट्स गो स्टेप वाइज. सो वी हैव 10 boys finishing the work in 28 days. One boy will finish it in, of course, more, उसे ज़्यादा दिन लगेंगे, है ना. एक लड़का काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे, तो 10 टाइम्स उसका काम बढ़ गया. 28 into 10 280 days, ठीक है. 20 बॉयज़ करेंगे तो 20 बॉयज़ में काम डिवाइड हो जाएगा. सो 28 into 10 upon 20 children, 0 0 cancel, and this gives you 14 days as your answer. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. इसमें हमने क्या करा, उसने पूछा कि भाई 7 मैन और 6 बॉयज़ को काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो हमने सबको बॉयज़ में चेंज कर दिया और हमने 20 बॉयज़ निकाल दिए, ठीक है. अब हमें प्रीवियसली पता है कि इतने मैन इतने बॉयज़ इतने दिन में काम करें, तो उनको भी हमने सबको बॉयज़ में चेंज कर दिया. तो 10 बॉयज़ 28 डेज में काम करें, 20 बॉयज़ कितने में काम करेंगे, ऑफकोर्स हाफ टाइम में काम कर देंगे. 14 डेज हमारा आंसर हो गया. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कैंप एंड सोल्जर्स के बारे में. सो इसमें जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये कैंप है, उसमें इतनी बेसिक प्रोविजन है या फूड है जो इतने दिन के लिए चल सकता है. इतने सोल्जर्स उसमें खाना खा रहे हैं, कितने दिन तक वो चलेगा. कुछ सोल्जर्स नहीं आ गए हैं, अब कितने दिन चलेगा. सो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन टू अस हियर ऑन द स्क्रीन. इट सेज अ कैंप हैड सफिशिएंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 20 डेज. ठीक है, एक कैंप है जिसमें 400 सोल्जर्स हैं, ठीक है, और उनका खाना वगैरह जो भी सफिशिएंट फूड है वो 20 डेज तक चल सकता है, ठीक है. हाउएवर सम सोल्जर्स लेफ्ट ऑन द फर्स्ट डे ओनली, लेकिन कुछ सोल्जर्स ने पहले दिन ही कैंप छोड़ दिया, ठीक है. एंड देन द फूड लास्टेड फॉर 32 डेज. उसके बाद खाना कितने दिन चला, द फूड लास्टेड फॉर 32 डेज. नाउ ही इज आस्किंग अस फाइंड आउट हाउ मेनी सोल्जर्स हैड लेफ्ट इट. ठीक है, कि कितने सोल्जर्स ने छोड़ा जिनकी वजह से जो खाना 20 डेज चलने वाला था अब कितने दिन चला, 32 डेज चला, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट हाउ मच फूड इज गोइंग टू बी ईटन बाय दीज सोल्जर्स, ठीक है. अब हमारे पास क्या है, 400 सोल्जर्स हैं. जस्ट अ सेक. So we have 400 soldiers, right, which are eating food for 20 days, है ना. So let's multiply that out. That gives you 400 into 20. That's the total, right? Now ये तो टोटल फूड है जो इतने दिन में खाया जा सकता था, या टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, कैसे भी आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी की तरह इसे देख लो, ठीक है. अब क्या होता है कि कुछ सोल्जर्स इसे छोड़ के चले जाते हैं इस कैंप को, है ना. नाउ दैट फूड इज नाउ बीइंग फिनिश्ड इन 32 डेज. अब ये जो भी खाना था जो 400 सोल्जर 20 दिन में खाए थे, कुछ सोल्जर चले गए, अब ये खाना सिर्फ कितने डेज में खत्म हो गया, 32 डेज में खत्म हो गया. अब 32 डेज में खत्म हो गया मतलब हर दिन कितना फूड इस्तेमाल हुआ है वो हमें पता लगाना है, तो हमने इसे 32 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. सो व्हाट डू वी डू हियर, वी कैन कैंसिल इट आउट बाय 4's टेबल, राइट. सो 4 8s are 32, 4 into 100 is, right. Then we can again go by 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 2 1s are 2, 50s are 50 into 5 is 250. So 250 सोल्जर्स के बीच में डेफिनेटली ये खाना डिवाइड हुआ होगा, ठीक है. From here he has asked us how many soldiers had actually left it. So कितने सोल्जर्स ने छोड़ा, देखो पहले कितने सोल्जर्स थे, 400 सोल्जर्स थे, अब कितने रह गए हैं, 250. तो 400 minus 250 which is going to give you 150 soldiers as your answer, ठीक है. तो मतलब 150 सोल्जर्स ने फर्स्ट डे पे ही काम को छोड़ दिया था, इसलिए जो खाना 20 दिन चलने वाला था वो कितने दिन चल गया, 32 डेज चल गया, ठीक है. एंड डोंट थिंक दिस नंबर इज वे टू बिग, बिकॉज आपका नंबर ऑफ डेज में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. 20 डेज से सीधा 32 डेज हो गया, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर हियर. अगेन हमने कुछ ऐसा खास अलग चीज़ नहीं यूज़ करा है, हमने सिंपली कॉन्सेप्ट यूज़ करा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन का, राइट. Now let's move on to the next part.
नेक्स्ट पार्ट के लिए चिल्ड्रन आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि मैंने इसी चैप्टर के हेडिंग के अंदर बना रखी है, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन के लिए. सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, इट विल बी लिस्टेड डाउन बिलो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो मेक श्योर यू डू दैट. कीप स्टडिंग, वी आर हियर टू गाइड यू, हेल्प यू आउट. आप हमारी गिवन डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यू कैन रीच आउट टू अस फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस और एनी काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू नीड. टिल देन, दिस इज दलजिंदर फ्रॉम द विनिंग एज. थैंक यू.